मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, हिस्ट्री, कॉलेज एजुकेशन, राजस्थान। आज हम इतिहास के टॉपिक्स के अंतर्गत सिंध पर अरबों के आक्रमण इस विषय पर बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की उस काल में परिस्थितियां थी और किस तरह से उन परिस्थितियों में मुस्लिम्स का भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण होता है। यहाँ हम ये बात ध्यान से देखें, ये उस काल का एक आपको मैप दिखाई दे रहा है। ये उस काल में जो ये बीच का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग सिंध का भाग है और ये कुल मिला के ये पूरा भाग भारतीय उपमहाद्वीप है। इस भारतीय उपमहाद्वीप में हम देखते हैं कि ये एरिया, ये खिलाफत का एरिया था और ये आज का अरब का क्षेत्र है जहाँ पर इस्लाम का प्रसार हुआ था। इसी के अंतर्गत अल हज्जाज नाम का एक गवर्नर था जो इराक में था। उसी ने सबसे पहले कासिम को, ये कासिम नाम आता है, मोहम्मद बिन कासिम, इस मोहम्मद बिन कासिम को अपना प्रतिनिधि बना करके सिंध के लिए भेजा। हालांकि ऐसा नहीं था कि इससे पहले सिंध पर कोई इस्लामिक अटैक नहीं हुआ हो, इससे पहले भी इस्लामिक अटैक हुए, लेकिन जो पहला सफल आक्रमण है वो 711 AD में आक्रमण हुआ और जो कि एक सफल आक्रमण था। इस बीच यहाँ पर हम ये इस काल की भारतीय परिस्थितियाँ देख सकते हैं। आप यहाँ मैप में देख रहे हैं कि किस तरह से जो भारत का दक्कनी क्षेत्र है, यहाँ पे चालुक्य हैं। बिल्कुल दक्षिणी भाग में हम देखेंगे कि पल्लव हैं, वेंगी के चालुक्य हैं, कलिंग के गंग हैं, उत्कल है, मगध राज्य है और गुर्जर प्रतिहार हैं। ये भारतीय परिस्थितियाँ थी। इस काल में यहाँ पर राजपूतों का भी उदय होने लगा था, लेकिन जो भारत का राजनीतिक स्ट्रक्चर था, राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर था, वो सामंतवाद से प्रभावित था। इस कारण से हम देखते हैं कि भारत मल्टी स्टेट सिस्टम में बटा हुआ था। इससे जो केंद्रीय शक्ति है, उस केंद्रीय शक्ति में भारी कमी आई थी। सिंध में इस समय ये जो सिंध आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक देवल नाम का बंदरगाह है, देवल नाम का बंदरगाह है। तो इसी क्षेत्र में सबसे पहले सफल आक्रमण के रूप में मोहम्मद कासिम का जो अटैक है वो होता है। अब ये आप दूसरे मैप में देख सकते हैं किस तरह से, ये थोड़ा और बेहतर मैप है। इसमें हम ये अरब क्षेत्र को देख रहे हैं। ये अरब क्षेत्र है और इस अरब क्षेत्र में हम भारत आने का जो तरीका, ये समुद्री मार्ग के माध्यम से है। ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये अरब सागर है, ये यहाँ पे सिंध है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक भाग सिंध बनता है और यहीं पर उस काल में एक अरबी आक्रमण होता है और इसी अरबी आक्रमण के दौरान हम देखते हैं कि भारत में पहली बार जो इस्लामिक सत्ता है वो स्थापित होती है। ये आप सामने आपके एक प्रेजेंटेशन आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिंध का राजा दाहिर है। ये राजा आपको दाहिर राजा दिखाई दे रहा है, ये राजा दाहिर राजा है, राजा दाहिर। और ये कासिम है। कासिम उस समय 18-19 साल का एक लड़का ही था और ये आपके सामने बिल्कुल पिक्चर आ रहा है। इस युद्ध का नाम हम देते हैं राउर का युद्ध, राउर का युद्ध, या इसका जो दूसरा नाम है उस दूसरे नाम को हम देखते हैं ब्राह्मणाबाद का युद्ध, ब्राह्मणाबाद। लगभग 711 AD में युद्ध होता है और इस युद्ध में चालाकी के द्वारा, कॉन्स्पिरेसी के द्वारा, ये कासिम ने राजा दाहिर को पराजित कर दिया और इसी क्रम में सिंध पर मुस्लिम्स का अधिकार हो गया। यहाँ एक बात ध्यान करने की ये है कि पहला जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सिंध में अरबी मुसलमानों द्वारा किया गया, जबकि जब बाद में हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो वो दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना है वो मध्य एशिया के तुर्कों के द्वारा की गई। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और ये भी आती है कि सिंध पर अरबों का जो आक्रमण हुआ, इसके असर क्या क्या पड़े, इफ़ेक्ट्स ऑफ द अरब कन्क्वेस्ट। इसका असर ये पड़ा, सबसे पहले इसके कई क्षेत्र हैं, प्रशासन है, खगोल विज्ञान है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, मेडिसिन है, आर्किटेक्चर है, इंडियन फ़िलासफ़ी है, न्यूमरल्स है, एस्ट्रोनॉमी है। इन सब चीज़ों पर इसका असर हमको देखने को मिलता है। प्रशासनिक रूप से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह आई कि जब राजा दाहिर ने इसको स्थापित कर दिया
यहाँ पर एक राजा दाहिर का जो शासन स्थापित था और उसको समाप्त करके कासिम ने अपना राज्य स्थापित किया। तो यहाँ से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में इस्लामिक तत्वों का प्रवेश प्रारंभ होता है और यहीं पहली बार इसी काल में जजिया नाम का कर लिया गया। जजिया इस्लाम की कर व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रकार का कर होता था और जो गैर मुस्लिम से लिया जाता था। शरीयत में नियम है कि आप 4 प्रकार के कर ले सकते हैं। ये गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था। गैर मुस्लिम, एक बड़ी बात ये आती है कि गैर मुस्लिम कौन है। गैर मुस्लिम मोटे तौर पर जब कुरान का अवतरण हुआ या जब यूँ कहें कि हदीस की रचनाएं हुई, तो उस वक्त शब्द ये आया कि जजिया किस से लिया जा सकता है। तो वहाँ पर जो गैर मुस्लिम लोग थे उनसे जजिया लेने की बात आई और जजिया का जो अर्थ था, ये अर्थ ये होता था कि गैर मुसलमानों से सुरक्षा के बदले लिया जाता था। सुरक्षा के बदले लिया जाता था। तो इसलिए कासिम ने एक पूरा सिस्टम डेवलप किया। उसने सोचा कि पहले एक पूरी व्यवस्था बनाई जाए कि क्या यहाँ पर जजिया लागू भी किया जा सकता है अथवा नहीं। तो अंततः एक पूरा निर्णय हुआ कि यहाँ जजिया लागू किया जा सकता है क्योंकि जो यहाँ के हिंदू हैं वो गैर मुस्लिम हैं। और तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था में इस्लामी तत्वों का प्रवेश हमको दिखाई देता है। दूसरा स्टेप आता है कि जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, यानी कि खगोल विज्ञान की बात करते हैं। खगोल विज्ञान भारतीय उपमहाद्वीप में जब हम पीछे से गुप्त काल से और उससे पूर्व से भी देखते हैं तो यहाँ पर खगोल विज्ञान का एक बड़ा महत्व था। और इसी क्रम में हम ये भी देखते हैं कि जैसे आपने नाम सुना है सबने, वराहमिहिर, जैसे आपने नाम सुना है कि आर्यभट्ट की आर्यभट्ट, ये नाम वो आते हैं जो भारत में प्रसिद्ध खगोलविद रहे। इन खगोलविदों ने किस तरह से भारत की एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का विकास किया और इसका प्रसार बाद में दुनिया के अन्य क्षेत्रों में हुआ। उसमें अरब एक था। दरअसल जब अरब यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए तो अरबों और भारतीयों के बीच में एक तरह की सांस्कृतिक अंतःक्रिया भी प्रारंभ हुई। सैनिक रूप से उन्होंने विजय प्राप्त की थी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से जो विद्वान थे वो एक दूसरे के दरबारों में जाने लगे। भारतीय विद्वान भी बड़ी संख्या में इन दरबारों में गए और इसी के अंतर्गत हम खगोल विज्ञान को देखते हैं। एक बिंदु आता है, आपने सब ने नाम सुना है, जैसे अंक शास्त्र। तो अंक शास्त्र की बात आती है। एक अंक, जैसे हम 1 2 3 4 की बात करते हैं, हिंद सा मतलब हिंद मतलब हिंदुस्तान, सा मतलब का, ये पर्शियन प्रोनाउंसिएशन है और अर्थात हिंद का। इस तरह से इन्होंने भी अपना एक यूँ कहें कि जो न्यूमेरिकल सिस्टम था वो डेवलप किया। लेकिन ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल सिस्टम है ये उनके यहाँ पर हिंद से आया, अर्थात हिंदुस्तान से आया। अब इसी तरह से म्यूज़िक है, इसी तरह से पेंटिंग्स हैं। हम उस पीरियड में देखते हैं कि किस तरह से, हालांकि इस्लाम में चित्रकला प्रतिबंधित थी, लेकिन फिर भी फ़ारस के साथ भारत के संबंध प्राचीन थे। इसी प्रकार से हम मेडिसिन के क्षेत्र में देखते हैं, वास्तुकला के क्षेत्र में देखते हैं कि किस प्रकार से ये विकास हमको दिखाई देता है। इंडियन फ़िलासफ़ी है, ये सभी क्षेत्र वो हैं जहाँ पर हम भारतीय संस्कृति का, भारतीय कला का, भारतीय विज्ञान का, इसका प्रभाव हम यहाँ देखने को मिलता है हमें देखने को। एक बात और आती है कि जब हम अरबों के सिंध पर आक्रमण की बात करें तो उन्होंने उसके बाद भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने का प्रयास किया। यहाँ पे मैं मैप के माध्यम से आपको बताऊँ, आप देख रहे हैं कि ये वाला क्षेत्र जो है ये वाला क्षेत्र हमारे आज के राजस्थान का क्षेत्र है और यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार हुआ करते थे। तो सिंध में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जिसको चचनामा बोला गया है। चचनामा का एग्जैक्टली लेखक कौन है ये तो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें सिंध का पूरा इतिहास है। तो इन अरबों ने भारत की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया, इधर कश्मीर की तरफ, इधर भारत की तरफ। लेकिन ये जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहारों ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया और भारत के किसी भी भाग में ये लोग फर्दर कोई अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। तो ये इस तरह से हम इन गुर्जर प्रतिहार के इस क्षेत्र को देखते हैं। और इधर आप देख रहे हैं बल्लवी है, ये मैत्रेक
मैत्रक राजवंश था यहाँ पर, और अन्य ये चालुक्य राजवंश हैं, गंग राजवंश हैं, पल्लव राजवंश हैं। तो ये भारत में फिर कभी अरबी राजवंश आगे नहीं बढ़ पाया। एक्चुअली इसके जिनके बैकग्राउंड में कारण देते हैं, कारण यह भी आता है कि अरबों का व्यापार वाणिज्य में बड़ा योगदान था। इसी व्यापार वाणिज्य के योगदान के कारण से ये व्यापारी अक्सर अरब सागर से भारत की ओर आते थे। ये बाद तक भी एक तरह से मध्यस्थ का कार्य करते रहे। इसलिए इन्होंने भी मूल कारण ये माना है कि व्यापारिक कारण थे, लेकिन अरबों के भारत में आने के व्यापारिक कारण भी थे, सांस्कृतिक कारण यानी जिसमें धर्म प्रचार की बात आती है, इस तरह के कारण भी थे, और आर्थिक लूट भी एक प्रकार का कारण था। इस प्रकार से भारत में इस्लाम के आने का एक महत्वपूर्ण रूप हमें सिंध में अरबों के आक्रमण के रूप में मिलता है, और इसी आक्रमण को हम पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मानते हैं। हालांकि यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये भारत का पूरा तट है, ये पश्चिम दुनिया से लगा हुआ है, यानी कि ये पूरा अरब सागर आपको दिखाई दे रहा है। और इस अरब सागर में सब जगह इन्होंने प्रयास किए, देखिए आप, सब जगह इन्होंने प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास 651 AD से शुरू हो गए थे, यानी जो पाक खलीफा थे उनके समय से प्रारंभ हो गए, लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल कभी नहीं रहे। इस प्रकार से हम ये सिंध में अरबों के आक्रमण की चर्चा करते हैं, और ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।